हेलो गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी सोशल साइंस का। जी हाँ, क्लास 9th में सोशल साइंस का सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को इसमें बता देते हैं कि कौन इसमें जो है आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। जी हाँ, 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके। एक तो आपका हिस्ट्री रहता है, दूसरा आपका जियोग्राफी और तीसरा आपका जो रहता है, ठीक है, ये पॉलिटी, और जो आपका चौथे नंबर पे रहता है इकोनॉमिक रहता है। ठीक है, तो ये जो है आपके 4 सब्जेक्ट यहाँ पे रहेंगे, जिसमें से 4 सब्जेक्ट को मिला के जो बनाया गया है सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का विषय आप लोगों के सामने प्रोवाइड किया जाता है। इसमें जो है आप लोगों को हम बता देते हैं कि यहाँ पे 20-20 नंबर आपके आते हैं इतिहास से, यानी कि हिस्ट्री से 20 नंबर, आपके जियोग्राफी से भूगोल से 20 नंबर, बाकी आपके लोकतांत्रिक और जो है अर्थव्यवस्था से जो है 15-15 नंबर के क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से जो है अब इन चारों में मिला के जो है आप लोगों को बहुविकल्पी मिलेगा। जबकि जो है ये जो इतिहास है और भूगोल है, यहाँ से 5-5 नंबर के आपको मानचित्र के क्वेश्चंस मिलते हैं, जो कि आपको पॉलिटी और इकोनॉमिक में नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए इसमें 15-15 और उसमें जो है 20-20 नंबर जुड़ते हैं। तो आइए जो है हम लोग इसका सिलेबस देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को हम बता देते हैं कि कहाँ कहाँ से कितने नंबर आने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपका इतिहास है, और इतिहास में जो 20 नंबर आएंगे, ये किस स्थान से आने वाले हैं, कहाँ से आने वाले हैं, तो आज हम इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो है आप लोगों को मिलेगा फ्रांसीसी क्रांति। जी हाँ, इकाइयान यानी यूनिट 1 और यूनिट 2 यानी जो सेकंड है, इसमें आपको देखिए क्या क्या पढ़ना होगा। तो फ्रांसीसी क्रांति में आपको पुरातन शासन व्यवस्था पढ़नी होगी, उसकी क्या क्या समस्याएं और संकट आए हुए हैं, क्रांति के लिए कौन उत्तरदायी सामाजिक तत्व था, तत्कालीन क्रांति और समूह के विचार और उसकी विरासत यानी जो हेरिटेज होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पूरी तरह से डिटेल में पढ़ना है। एक चीज़ और आप लोगों को हम बता देते हैं कि आप लोगों को क्लास 9th का सभी सोशल साइंस का जो है कंप्लीट आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 9 से 12 तक जल्द ही आप लोगों को मिलेगी। बस कुछ ही दिनों की बात है, शायद आप लोगों को जो है हो सकता है कि अगस्त तक आप लोग देखेंगे तो शायद 9th का कंप्लीट हो ही जाएगा। इसके बाद जो आपका आता है यूनिट सेकंड जो आपका आएगा, तो यूनिट सेकंड में आपको मिलेगा यूरोप में साम्राज्यवाद एवं रूसी क्रांति। ठीक है, वहाँ पे आपने अभी ऊपर देखा, आपने यहाँ पे देखा जो है फ्रांसीसी क्रांति, ये फ्रांस की क्रांति थी। अब आप देखेंगे यूरोप में जो समाजवाद की बात है, और यहाँ पे आपको रूसी क्रांति मिलेगी, और रूसी क्रांति की जो है आप यहाँ पे बात हो रही है। इसमें क्या क्या देखना है, तो जारावाद का संकट देखना है। 1905 से 1917 के मध्य जितने भी सामाजिक आंदोलन हुए हैं वहाँ पे, उसके बारे में देखना है। और प्रथम विश्व युद्ध देखना है आपको, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जो 1914 से चला। ठीक है, और जो है ये आपका चला 1918 तक, इसके बारे में आपको देखना है। फिर यहाँ पे भी विरासत को आपको देखना है। इसके बाद आपका यूनिट थर्ड जो आता है, यूनिट थर्ड जो आपका आता है यहाँ पे नाथसीवाद और हिटलर का उदय। जी हाँ, इसमें हिटलर का उदय आपको पढ़ना है, और सामाजिक लोकतंत्र का विकास, जर्मनी में संकट, हिटलर के उदय के मूल कारण, नाजीवाद की विचारधारा और नाजीवाद का प्रभाव। ठीक है, नाजीवाद की विचारधारा और नाजीवाद का प्रभाव आपको पढ़ना है। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे इतिहास में जो यूनिट आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड है, यहाँ से आपको जो है 9th नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है आपका आएगा जो 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 अंक का जो आपका क्वेश्चन है, ये आएगा आपका खंड सेकंड, उसमें बनाया गया है जो यूनिट 4 के नाम से जाना जाता है, वन समाज और उपनिवेशवाद। जी हाँ, ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ सामाजिक टॉपिक है। इसमें जो है अर्थव्यवस्था और समाज से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। इसमें जीविका उपार्जन का और जंगल के बीच में जो संबंध होता है, यानी कि जो है एक जीवन एक व्यक्ति कैसे अपना निर्वाह करता है और जंगल के बीच में उनका क्या संबंध होता है, इसके बारे में। इसके बाद उपनिवेशवाद के अंतर्गत वन्य समाज और नीतियाँ, उनमें क्या क्या परिवर्तन हुए इसके बारे में आपको डिस्कस करना होगा। फिर औपनिवेशवाद भारत में, और दूसरा जो है इंडोनेशिया का, इसको जो है आपको पढ़ना है। फिर आपका इसी में मिलेगा जो यूनिट 5 आधुनिक विश्व के चरवाहे। जी हाँ, यानी कि आज के समय के जो विश्व में चरवाहे हैं उनके बारे में यहाँ आपको पढ़ना है, जिसमें पशुचारण आपको देखना होगा, पशुचारण के विभिन्न प्रकार देखना होगा, और औपनिवेशिक शासन और आज के राज्यों में चरवाहों का क्या जीवन है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद कुछ केस स्टडी आपको करना है। केस स्टडी में आपको जो है
2 चरवाहों का समूह, एक तो अफ्रीका का और दूसरा भारत का। इसके बारे में आप केस स्टडी करेंगे। इसके बाद आपका आता है 5 नंबर, जो हमने आपको मानचित्र के बारे में बताया। तो ये मानचित्र का 5 नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? तो फ्रांस का रूपरेखा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यानी फ्रांसीसी क्रांति से जो है क्या आपको मिलेगा यहाँ पे फ्रांस की रूपरेखा में, जिसे इसमें आपको बोर्डाक्सा और नांतेस, पेरिस, ठीक है। इसके बाद मार्सेल्स, ये जो है क्या है, ये 4 ऐसे कंट्री हैं, इनके बारे में जो है आपको काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे जो है मैपिंग आप लोगों को हम खुद इसी चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। मैपिंग के मायने में आप लोग जो है कोई भी टेंशन मत लीजिएगा। इसके बाद यूरोप में समाजवाद तथा रूस की क्रांति, ठीक। ये जो है आपकी जो सेकंड यूनिट आएगी जो मानचित्र में, तो इसमें जो है आपको मिलेगा यूरोप में समाजवाद तथा रूस की क्रांति, विश्व का रूपरेखा मानचित्र, ठीक है। यानी विश्व का जो आपको मानचित्र होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा, जिसमें आपको यूरोप को अंकित करके देखना पड़ेगा। इसके बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख देश कौन कौन से देश उसमें जो है कंट्रीब्यूट हुए थे, जुड़े हुए थे उस युद्ध में, उसके बारे में देखना है। और फिर केंद्रीय शक्तियां, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, यानी जो है क्या है सबके सब आपके यूरोप के कंट्री हैं, उनके बारे में आपको देखना है। फिर जो है मित्र शक्तियां, यानी जो यहाँ पे आपको देखना है किसके किसके बीच में जो मित्र शक्तियां थी, ठीक है, ये आपको देखना है। तो फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और अमेरिका के बीच में कैसे संबंध थे, तो इसके बारे में आपको देखना है। बस जो है इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं, बस इनकी मैपिंग थोड़ा सा, इनका जहाँ जहाँ कंट्री है उसको आपको देखना है, आसपास के जो है थोड़े से कंट्री को आपको देख लेना है बस। इसके बाद जो है आप लोगों को इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं जियोग्राफी पे, जो आपका सेकेंड सब्जेक्ट है, भूगोल के नाम से जिसे जाना जाता है। इसमें भी 20 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सबसे पहली यूनिट में आपका आएगा आकार और स्थिति, जिसे हमने पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है अपने ही इसी चैनल पर, आप लोगों को ये कंप्लीट मिलेगा। इसके बाद दूसरी यूनिट है, दूसरा लेसन, जो इसी यूनिट में है दूसरा लेसन, यह है भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है, जिसमें आप लोग जानेंगे उसकी आकृति के बारे में, संरचना के बारे में। फिर आप जो है उसी में जानेंगे कि जो है कितने भागों में बटा हुआ है, फिर चाहे जो है हिमालय हो, फिर चाहे आपका मैदान हो, फिर चाहे आपके पर्वत और पठार हों, सबके बारे में जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया और सबके बारे में यहाँ आपको पढ़ना है। इसके बाद अफवाह तंत्र पढ़ना है, यानी प्रमुख नदियाँ और उनकी सहायक नदियों के बारे में, वहाँ पर आपको झीलों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और नदियों में होने वाले प्रदूषण और उनको रोकने के उपाय के बारे में आपको यहाँ पे अध्ययन करना पड़ेगा। इसके बाद आपकी जो दूसरी यूनिट आती है, जिसे इकाई 2 कहा जाता है, यहाँ से आपको जो है 8 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। पहली यूनिट से आपको जो है 7 नंबर के क्वेश्चन, और दूसरी यूनिट जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 8 नंबर के क्वेश्चन, जो आगे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जिसमें आपका पहला जो आता है चैप्टर क्लाइमेट, यानी जलवायु के नाम से जाना जाता है, इसका जो है इंट्रोडक्शन आप देखेंगे, परिचय देखेंगे, इसका जो है नियंत्रण कैसे किया जाता है, भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, फिर चाहे वायु दाब हो, पवन हो, ऋतुएं हो, ठीक है। फिर ये आपको टोटल ऋतुएं पढ़ना, यानी जो है जो आपकी होती है, जैसे एक आपको हम बताएं जो कहा जाता है कि पृथ्वी की गतियाँ, उसको भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको जो है टोटल जो इंडियन मानसून है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसमें जो है कंप्लीट जलवायु को आपको पढ़ना है। फिर प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इसके बारे में भी आपको जो है अध्ययन करना है। तो ज़्यादातर आपको यहाँ पे जलवायु से ही क्वेश्चंस आएंगे। फिर भी जो है वनस्पति के प्रकार आप कम से कम पढ़ ही लीजिएगा, टुंड्रा, टैंगा, सब कुछ जो है उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। लास्ट जो आपका आता है जो यूनिट 3 है, ये भी जो है उसी में जोड़ के दिया गया है 8 नंबर में। तो इसमें आपका जनसंख्या, और जनसंख्या में आपको क्या क्या देखना है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है। देखिए आपका जो है हो सकता है एनसीईआरटी इस बार जो है मतलब कि नए डाटा के रूप में प्रोवाइड हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी जो है काफ़ी दिनों से जो हमारा वही पुराना डाटा मिल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार, बाकी नया डाटा आ जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा हम लोगों के लिए। तो इसलिए जो है इसमें जनसंख्या के बारे में आपको जनसंख्या वृद्धि, उसमें परिवर्तन, तो सब कुछ जो है वहाँ पे आपको देखना है। इसके बाद 5 नंबर जो आपका मानचित्र पे आएगा, तो मानचित्र पे कहाँ कहाँ से आता है भूगोल में आपको हम बता देते हैं। जैसे भारत में जितनी राजधानियाँ और सहित राज्य 28 राज्य और उसकी जितनी भी राजधानियाँ हैं और साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे।
इसके बाद कर्क रेखा से गुजरने वाले कितने राज्य हैं, इनके बारे में जो है आप लोग देखेंगे, जिसके लिए हमने आप लोगों को ट्रिक भी बताया है। आप चैनल पे देख सकते हैं, मित्र पर गमछा झार। इसके बाद मकर रेखा, क्या जो है ये मकर रेखा आपको जो है वहाँ से मिलेगी, भारत में गुजरती है तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मकर रेखा के बारे में फिर भी आपको देखना है। मकर रेखा से यदि आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी कंट्री, तो वो सब कुछ जो है आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगा। फिर आप देखेंगे भूमध्य रेखा के बारे में देखेंगे। फिर सबसे दक्षिणी और सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का जो है आप लोग देखेंगे, जिसमें जो है कन्याकुमारी से, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक, यानी ये कंप्लीट जो है आप लोगों को चैनल पे ही मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग वहाँ से मानचित्र में देख सकते हैं। फिर आपकी दूसरी जो यूनिट आती है मानचित्र में, ये आएगा भारत की प्राकृतिक विशेषताएं। इसमें जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे काराकोरम, शिवालिक, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट, जास्कर, इनके बारे में इनको जो है आपको अंकित करना पड़ता है। इसके बाद पर्वत चोटियों के बारे में जानेंगे, जैसे केटू और कंचनजंगा, अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, ठीक है, नीलगिरी। तो ये सभी जो है क्या है, ये आपकी पर्वत चोटियां हैं, इनके बारे में आपको देखना पड़ेगा। फिर आपका जो आ जाएगा पठार में आपका आ जाएगा दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, यानी जो है जितने भी आपके पठार हैं इनके बारे में भी आपको देखना है। छत्तीसगढ़ का पठार, दंडकारण्य पठार, ये सब जो है आप लोगों को वहाँ पे देखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो मैदान में क्या क्या आपको देखना पड़ेगा, तो कोंकण का मैदान, मालाबार का मैदान, ये तट है, कोंकण का तट और मालाबार का तट, कोरोमंडल का तट, ये क्या होते हैं मतलब कि वो वो भी जो है मैदान ही है, बस जो है इनको तट के नाम से जो है जाना जाता है। बाकी हम लोग देखेंगे वहाँ पे जो है राजस्थान का मैदान, गुजरात का मैदान। फिर इसके बाद हम देखेंगे हरियाणा पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये सब जो है वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। अफवाह तंत्र से कहाँ कहाँ से जो है क्वेश्चन आते हैं मानचित्र में, तो इसमें जो है नदियाँ आएंगी आपकी, हिमालय नदियों में जैसे सिंधु, गंगा, सतलज को देख लीजिएगा ध्यान से। और फिर प्रायद्वीप नदियों में नर्मदा, तापी और कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, इनको जो है आप लोग देख लीजिएगा। और झील में जो है बूलर झील, पुलिकट झील, सांबर झील, चिल्का झील, वेंद्रनाथ झील, कोलेरू झील, जिसे जो है आप देखेंगे तो हमारे चैनल पे जो एक मानचित्र नाम से जो है प्रोवाइड किया गया है क्लास 10th के लिए, तो वहाँ से जो है ये सब जो है कवर किया गया है। इसके बाद कुछ जो है क्या है, यहाँ पे कुछ जलवायु चिन्हित शहर हैं, इनको जो है आपको देखना है। तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, जोधपुर, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, लेह, शिलांग, दिल्ली, नागपुर, ये ऐसे शहर हैं जिनके बारे में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको अंकित कीजिए, मानचित्र में दर्शाइए। तो इनको भी आप लोग देखते चलिएगा। इसके बाद जनसंख्या में सबसे बड़े राज्य जैसे यूपी और सबसे छोटा राज्य सिक्किम, जनसंख्या में, तो इनको भी जो है आप लोग वहाँ पे दिखाते चलेंगे और वहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं। आपको हम बता देते हैं कि सिक्किम जो रहता है आपका जो है काफ़ी छोटा मतलब स्टेट है। तो मानचित्र यहाँ पे जो है इस तरह से बाकायदा तो बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी जो है आपको हम बता देते हैं कि आपका जो छोटा सा क्षेत्र ये आता है इस तरह से बना हुआ, तो ये आपका ये सिक्किम रहता है, ठीक है। तो सिक्किम के बारे में भी आप लोग वहाँ जानेंगे। बाकी जो है चैनल पे पूरा जो है कंप्लीट बोर्ड के माध्यम से जो है हमने आप लोगों को प्रोवाइड किया है मानचित्र, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपका तीसरा सब्जेक्ट आता है नागरिक शास्त्र, ठीक है। इसे जो है यहाँ पे नागरिक शास्त्र, लोकतंत्र, नागरिक शास्त्र ही नाम दिया जाता है, आप देखेंगे क्लास 10th तक। इसके बाद जो है इसका विस्तार बढ़ता है धीरे धीरे, और फिर जो है इसे हम लोग जो है राजनीतिक शास्त्र के रूप में जो है जानते हैं, जिसे पॉलिटी भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो आइए जो है इसमें हम लोग सिटीजनशिप, यहाँ पे नागरिकता का मतलब होता है सिटीजनशिप, और हम लोग यहाँ देखेंगे नागरिक शास्त्र में क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि ये 15 नंबर का ही आएगा, जिसमें फर्स्ट यूनिट आपकी है लोकतंत्र क्या और क्यों, ठीक है। यानी लोकतंत्र क्या होता है और क्यों, जो है इसके बारे में आपको परिभाषा इसकी जानना पड़ेगा। इसमें किस तरह से शासन चलता है, इसमें जो है लोकतंत्र का विकल्प क्या होना चाहिए, किस तरह से इसमें जो है सरकार चुनी जाती है, कैसे चलती है, क्या इनके अधिकार होते हैं, ये सब। फिर आपको दूसरा पढ़ना है संविधान निर्माण कितने दिन में बना, कौन इसमें जो है अध्यक्ष था, कौन सी समिति इसको तैयार की थी, कितना दिन इसमें लगा था, इसमें कितने जो है आर्टिकल्स हैं, कितने जो है इसमें भाग हैं, सब कुछ जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। जिससे जो है हमने कंप्लीट एक बार थोड़ा सा जो है स्टार्ट किया था, उसमें कुछ से टॉपिक हुए हैं, बाकी बाद में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है आपका यूनिट सेकंड आता है, जहाँ से जो है 9 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं इसमें। तो सेकंड यूनिट में आपको मिलेगा चुनावी राजनीति, यानी जो है इलेक्शन कैसे पढ़ते हैं, कौन जो है इसको पढ़वाता है, यहाँ पे जो है नागरिक का क्या योगदान होता है,
क्या जो है आप मतदान देने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र रहते हैं, तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को यहाँ जानना पड़ेगा। फिर संस्थाओं में क्या कार्यप्रणाली होनी चाहिए, यानी देश कैसे जो है शासित है, या क्या यहाँ पे जो है सरकार जो है बटी हुई है, क्या यहाँ पे 3 लोग सरकार चलाते हैं या फिर कोई एक व्यक्ति सरकार चलाता है, मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, क्या इस तरह से जो है यहाँ पे बटा हुआ है, या फिर किसी एक व्यक्ति के हाथ में ही पूरी सरकार है। फिर जो है यहाँ पे राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है, या फिर प्रधानमंत्री ही यहाँ का हेड होता है, सब कुछ जो है यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। संसद जो है यहाँ पे क्या कार्य करता है, सब आपको देखना पड़ेगा एक लोकतांत्रिक सरकार में। इसके बाद लोकतांत्रिक का अधिकार क्या होता है, ठीक है, तो इसमें जो है इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई, तो इन सब के बारे में जो है यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो क्या क्या इसमें पढ़ेंगे हम लोग, इसमें हम लोग जानेंगे कि न्यायपालिका किस प्रकार से नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार की रक्षा करती है, उनके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, सबका जो है उसको ध्यान देना पड़ता है। और साथ साथ ये भी जो है जानेंगे कि हमारे संविधान में जितने भी आर्टिकल्स हैं उनकी क्या क्या जो है भूमिका रहती है हमारे हर एक अधिकार को बाध्य रखने के लिए, और साथ साथ जो है हमको स्वतंत्र रहने के लिए किसी भी स्थान पर। इसके बाद जो आपका आता है 4th नंबर पे जो आपका सब्जेक्ट आएगा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक। इसमें जो है हम लोग देखेंगे, तो इसमें आपके जो है केवल 4 चैप्टर हैं। जी हाँ, केवल 4 चैप्टर हैं, जिसमें पहला है पालमपुर की कहानी। पालमपुर की कहानी में गरीब व्यक्तियों के बारे में वहाँ पे बताया जाएगा, कैसे बेरोजगारी से सामना करते हैं, कैसे जो है वे लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं। कई लोगों की कहानी जो है जोड़कर आप लोगों को इसमें पढ़ाया जाएगा, जिसमें भूमि, पूंजी और श्रम के बारे में जो है बताया जाएगा। इनके बारे में डिटेल में आपको छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ये सब्जेक्ट जो होता है थोड़ा सा कठिन जरूर रहता है, क्योंकि जो है आप लोग सोचिए कि जिससे क्लास 9th से स्टार्ट ही किया जा रहा है, तो थोड़ा सा कठिन तो रहेगा ही, क्योंकि इसमें जो है मैथ और यानी कि सभी सब्जेक्ट को जो जानता है वो व्यक्ति काफ़ी आसानी से समझ सकता है, अन्यथा विदाउट टीचर इसे जो है आप समझ नहीं सकते हैं। इसके बाद जो आपका संसाधन के रूप में जनसंख्या, तो इसको भी ये जो आपका दूसरा चैप्टर है, इसके बारे में जो है यहाँ पे आपको क्या क्या देखना है। यहाँ पे जो आपको देखना पड़ेगा कि स्त्री और पुरुषों के क्या क्या कार्य हैं, मानव संसाधन में स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या भूमिका है, मानव संसाधन में बेरोजगारी और सामाजिक राजनीतिक इसमें कौन कितना जो है लाभ प्राप्त करता है, इसमें जो है गरीबी कहाँ तक रोल निभाती है अपना, जो है मतलब कि गरीबी का क्या इसमें योगदान है। फिर इसके बाद आपका चैप्टर ही आ जाता है निर्धनता एक चुनौती, मतलब गरीबी एक चुनौती के रूप में जो है आप लोगों को यहाँ मिलेगा। यहाँ पूरी तरह से छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ जो है एक असमान वितरण देश में कोई गरीब है तो कोई मिडिल फैमिली का है, तो कोई जो है काफ़ी अमीर परिवार से बिलोंग करता है। तो इन सब के बारे में यहाँ पे आपको जो है छोटे छोटे जो है उदाहरण देकर समझाए जाएंगे। इसके बाद जो आपका आता है जो लास्ट चैप्टर है, इसे भारत खाद्य सुरक्षा। इसमें क्या क्या आपको देखना है, तो इसमें आपको देखना कि देश में इतनी ज़्यादा विविधता है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो इतने बड़े डाइवर्सिटी में पिछले समय में जो जितने भी अकाल पड़े हैं, अब ये जो है एक सिंपल सी बात है कि इतने बड़े डाइवर्सिटी कंट्री में और इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है भोजन के लिए, रहन सहन के लिए, सबके लिए जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और परेशानियाँ आती रही हैं। लेकिन फिर भी जो है हमारा देश एक अच्छे तरीके से जो है इनको एक साथ मिला जुला कर जो है आगे बढ़ता चला गया। जिसमें जो है क्या है कि इसमें सब कुछ हमको पढ़ना पड़ेगा कि जितने भंडार हैं, भूखे लोग जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी जो है अगर जो भूखे लोग हैं उनके लिए जो सबके लिए अगर भोजन की व्यवस्था की जाती है, खाद्य सुरक्षा में उन समितियों की क्या भूमिका रहती है, जो समितियां नई नई निकाली जाती हैं, दूध सब्जी आदि राशन की दुकान पे, यानी जो राशन की भूमिका जो है यहाँ पे निभाई जाती है, राशन जो वितरित किया जाता है, सरकारी जो सहकारी दुकानें होती हैं, सरकार और प्राइवेट मिलके जो बनाते हैं, तो इनका जो है सब कुछ जो है इसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये था आपका टोटल जो है, जिसमें 70 नंबर आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो ये आपका हुआ कंप्लीट। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अगले सब्जेक्ट की तरफ, मतलब कि जो सोशल साइंस के बाद फिर अभी हिंदी और सोशल साइंस हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो है हम अगला सब्जेक्ट कोई देखेंगे, इसमें से फिर चाहे मैथ हो इंग्लिश हो, कोई जो है एक सब्जेक्ट हम देखेंगे। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।